हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन से। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, या तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन में कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। जब ये शब्द क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं तब इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर ये वर्ड किसी दो चीज़ों में रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो उनको कहा था रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमारा 7th पार्ट था। और 8th पार्ट है, इसमें इन वर्ड का यूज़ करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे उसने कहा विच इज़ यूर पेन, भाई तुम्हारा पेन कौन सा है। तो यहाँ पर जो विच है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसी को कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरह हु इज ही, भाई वह कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए हु का यूज़ कर रहे हैं, तो ये होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। ये उसी तरह कुछ एग्जाम्पल थे। व्हाट इज़ यूर नेम, तो यहाँ पर भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट किस लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन ऊपर जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें हमने पढ़ा था, जैसे हु था, हुज, हुम और विच। ये क्या है? किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखा रहे थे, तो वहाँ पर उनको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो इनको कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये था 8th पार्ट। उसके बाद था 9th, जो कि था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें थे दो, एक ईच अदर, एक वन अनदर। ईच अदर का हम यूज़ करेंगे दो के लिए, और वन अनदर का यूज़ करेंगे दो से ज़्यादा के लिए। जैसे द टू फ्रेंड्स क्वार्रल विद ईच अदर, यहाँ पर हमें ये देखना होगा, यहाँ पर दो की बात हो रही है तो यहाँ पर वन अनदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर वन अनदर यूज़ करेंगे तो गलत माना जाएगा। उसी तरह राम एंड श्याम हेट ईच अदर, भी राम और श्याम एक दूसरे को हेट करते हैं, तो यहाँ पर भी दो की बात हो रही है तो ईच अदर सही है। उसके बाद था दे ऑल गेव गिफ्ट टू वन अनदर, मतलब कि बहुत सारे बंदों की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ किया वन अनदर। उसी तरह दे सेव्ड देमसेल्फ बाय हेल्पिंग वन अनदर, भाई वो एक दूसरे की हेल्प कर कर एक दूसरे को बचाते हैं, तो यहाँ पर भी दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो यूज़ करेंगे वन अनदर का। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे पॉइंट टू बी रिमेंबर। भाई कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद होने चाहिए जिनसे कि एरर बन सकती है। फर्स्ट क्या कहता है कि कभी भी इट आ जाए और उसके बाद आ जाए बी का कोई भी चेहरा, तो आप ये याद कर लो, बी के ये 5 चेहरे होते हैं, इज, एम, आर और वाज और वर। मतलब कि ये बी की ही फॉर्म है, जो कि कह लो कि आप चेहरा बदल के आती हैं। कौन सी फॉर्म है? बी की 5 फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज और वर। इनके बी के बैरूपिये कह लो आप एक टाइप से। जहाँ पर भी इट आ जाए उसके बाद बी का कोई भी रूप आ जाए, मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी आ जाए, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जहाँ पर भी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो जाए उसके बाद बी का कौन सा भी चेहरा आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर में से, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे उसने कहा इट इज मी हु इज टीचिंग यू नाउ, भाई मैं हूँ जो तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ। अब हमने क्या कंडीशन देखी, सबसे पहले इट आ जाए, फिर बी का कोई भी चेहरा, उसमें इज भी था तो इज आ गया, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन ये अपने आप में मी क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी नहीं, यहाँ पर आएगा इसका सब्जेक्टिव केस आई। पहली बात तो ये। अगर कहता हु इज टीचिंग यू नाउ, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये भी तो इसके अनुसार आएगी, तो यहाँ पर इज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आई है तो यूज़ करेंगे एम का, तो इसलिए यहाँ पर इज भी गलत है
और मी भी गलत है। सबसे पहले तो हमें देखना है इट आ जाए, फिर बी का कौन सा विचार आ जाए, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव केस आ गया तो वर्ब भी उसी के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर वर्ब एम आएगी आई के अनुसार। उसके बाद कहता इट इज हिम हु वांट टू प्ले हेयर। तो यहाँ पर इट आ गया, उसके बाद इज आ गया। जरूरी नहीं है इज आएगा, इज एम आर वाज वर्ब में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद उसने दे दिया हिम। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप समझ गए होगे कि ये जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है और इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो सबसे पहले तो आएगा इट इज ही हु वांट टू प्ले हेयर। अब ही के अनुसार तो वर्ब आएगी, तो वर्ब तो सिंगुलर आना चाहिए क्योंकि ही तो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब मेरे को बताओ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कभी भी नाउन में एस जुड़ जाए, ई एस जुड़ जाए, आई एस जुड़ जाए तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। लेकिन अगर वर्ब में एस जुड़ जाए, ई एस जुड़ जाए, आई एस जुड़ जाए तो वो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। तो अब यहाँ पर दो बात है, एक तो हो सकता है वांट, एक हो सकता है वांट्स। अब बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। इसमें एस जुड़ गया तो ये मानी जाएगी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आएगा इट इज ही, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वांट नहीं वांट्स। इट इज ही हु वांट्स टू प्ले हेयर। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि कभी भी इट आ जाए उसके बाद बी का कोई भी चेहरा आ जाए तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस रखना है और आगे जो आने वाली वर्ब है वो भी इसी के अनुसार आएगी। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रख ही सकते हो। उसके बाद कहता लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आपने सुना भी होगा लेट अस प्ले, भाई चलो खेलते हैं। तो लेट के बाद अस आया है, कभी भी ऐसे नहीं सुना होगा लेट वी प्ले। तो वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है और अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो उसी तरह से कहता है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। जैसे लेट वी कम हेयर, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे अस का। उसके बाद कहता लेट आई टीच सी। अब बताओ यहाँ पर लेट के बाद कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो आई तो क्या है, सब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो लेट मी, आगे देखो उसने कहा टीच सी। अब टीच क्या है, वर्ब। और जब हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वर्ब के पहले सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो उसने कहा टीच, तो यहाँ पर सी है, तो टीच के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव होगा हर। अब ये बात तो मान ली ठीक है भाई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया। हमने पहले कहा यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर आएगा मी। तो यहाँ पर तो ये रूल गलत हो रहा है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन हमने वर्ब के पहले मी यानी ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर दिया। तो ये रूल गलत होना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद तो उसने कहा ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और वर्ब के बाद उसने कहा सब्जेक्टिव आना चाहिए। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो लेट वाले को प्रेफरेंस देनी होगी और इसको ठीक माना जाएगा। तो ऐसे कह सकते हो भी लेट की ज़्यादा चलती है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यहाँ पर लेट मी टीच, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वो रूल हमने पढ़ा था, वो रूल यहाँ पर लागू नहीं होता, भाई वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। अगर ऐसा ही कंडीशन आ जाए तो लेट की चलेगी। आगे कहता लेट सी एंड दे कम। अब लेट आ गया तो इसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर इन दोनों का ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे क्योंकि इनसे पहले तो कोई वर्ब आ नहीं रही। तो यहाँ पर आएगा लेट हर एंड देम केम। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर और इसका ऑब्जेक्टिव देम। तो ये था सेकंड रूल, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी, फिर प्रोनाउन के जो 9 टाइप है वो देखे, और आज हमने इसके 2 कुछ इम्पोर्टेंट रूल कह लो या फिर फैक्ट कह लो जो देखे हैं। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।